Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good afternoon, viewers. Assalamu alaikum. Today's first lecture is regarding introduction to science and its branches. So, before starting any topic, for better understanding, this is very important to have the basic knowledge regarding that. कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी बुनियादी मालूमात हमें होनी चाहिए. So here are some contents regarding science, which includes definition of science, then terms, that is fact and figures, divisions of science, biology, its importance, chemistry, its importance, physics, its importance. So let's start from the definition of science. Science is the study of facts and figures. Anything that can be measured, can be calculated in numbers will be studied in this subject. So कोई भी ऐसी चीज जो हकीकत में वजूद रखती हो और हम उसको किसी ना किसी तरीके से मेजर करें, या अगर किसी ना किसी तरीके की उसकी कैलकुलेशन निकाल पाए या उसकी कंपोजिशन को मालूम कर पाए, दिस इज नोन एज साइंस. कोई भी हकीकत हो, इट कैन बी एनी फैक्ट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट सो व्हाट इज फैक्ट? ये हकीकत क्या होती है? एनीथिंग दैट रियली एग्जिस्ट इज नोन एज फैक्ट. कोई भी ऐसी चीज जो हकीकत में वजूद रखती है उसको हम कहते हैं फैक्ट. फैक्ट कैन बी विजिबल और इनविजिबल. हकीकत जो है वो दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती. द विजिबल फैक्ट्स आर दोज व्हिच कैन बी सीन विथ आवर नेकेड आई, जिनको हम देख सकते हैं. ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, ईटीसी, ये सारे क्या है? विजिबल फैक्ट्स हैं. अपार्ट ऑफ दिस देयर आर so many examples of other visible facts, like in our homes all the physical things जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकली मतलब हमारे पास अवेलेबल है, are known as physical facts. It can be our mobile phone, हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं सारे क्या हैं? वो visible facts हैं. Secondly, we have invisible facts which cannot be seen. वो हकीकतें जो दिखती नहीं है लेकिन वो अपना वजूद रखती है. It includes air, microbes, bacteria, viruses. All these are included in invisible facts. ये वो हकीकतें हैं जो दिखती नहीं हैं. ठीक है, we are done with first part of the definition. Definition के एक पार्ट से हम वाकिफ हो गए कि भाई फैक्ट्स क्या होते हैं. अब आते हैं उनके फिगर्स पे. अब फोर फिगर्स होते क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फिगर्स. न्यूमेरिकल, प्रोपोर्शनल और ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्स. अब ये जो हमने ऊपर फैक्ट्स को मालूम किया, उनको समझा. कोई भी आप फैक्ट एक लें सपोज, ठीक है, उसको फिर आप जब कैलकुलेट करें, इट कैन बी, आप उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसके मास को कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसके टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हो, उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. अपार्ट ऑफ दिस, अगर उसके अंदर करंट को पास करने की कैपेबिलिटी है तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. सो फिर अलग अलग चीजें जो है हम इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये जो कैलकुलेशन है ये होती है इनकी फिगर्स. क्लियर? देयर आर सो मेनी फिगर्स व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ फैक्ट. हम फैक्ट ये बहुत सारी फिगर्स को मालूम कर सकते हैं, बट देयर आर सम बेसिक फिक्स basic figures: length, mass, temperature, volume, area, etc. ठीक है. अच्छा, one more thing, these figures can be calculated by the help of different instruments. ठीक है. लेंथ को मालूम करने के लिए हम मीटर रूल यूज करते हैं, मास को मालूम करने के लिए हम बैलेंस यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर को मालूम करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं. ठीक है. इस तरीके से जो है हर चीज का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है. होप यू आर क्लियर टिल नाउ. इस तरीके की चीजें किसी भी फैक्ट की अगर आप ये ऐसे किस्म की स्टडी करते हो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं साइंस. ओके, गोइंग इन डिटेल ऑफ द टॉपिक, थोड़ा टॉपिक के डिटेल में जाते हैं. इन द हिस्ट्री, अब जब ये साइंटिस्ट इन चीज़ों पे काम करते थे तो फिर ये साइंटिस्ट ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके हम
फैक्ट्स को मालूम कर सकते हैं, मतलब फिगर्स मालूम कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी फैक्ट्स। फिर जब जैसे जैसे साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया तो एक पॉइंट पे जो है साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि यार देयर आर सो मेनी थिंग्स, जो लिविंग थिंग है काफी चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, अब हम उनको एक साथ कैसे पढ़ें। पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई अब एक चीज है जो मूव कर रही है, ग्रो कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, उसको खाने की जरूरत है। और पार्ट ऑफ दिस देयर आर सम अदर थिंग्स जिनको खाने की भी जरूरत नहीं है, मूव भी करती और वो ग्रो भी नहीं करती। तो इन चीजों को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए तीन ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया साइंस को। नंबर वन वी हैव बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट लाइफ एंड लिविंग थिंग। अब वो सारी चीजें जो लिविंग थिंग है उसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्टेन नॉलेज अबाउट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एंड प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन देम। अब उनकी जो लाइफ है उसकी लाइफ में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, भाई उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, न्यूट्रिशन उनकी क्या है, आखिर उनको बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, प्रोसेसेस उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग सम एग्जांपल्स ऑफ बॉडी प्रोसेसेस आर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सारे क्या हैं, प्रोसेसेस है। तो बायोलॉजी में जो है ये चीजें देखी जाती हैं। क्लियर। अब बायोलॉजी को तीन ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब बॉटनी में क्या किया, अब जब बायोलॉजी की ब्रांच पे साइंटिस्ट आ गए, मतलब साइंस को पहले ही बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके बाद फिर जब बायो में जब डिटेल में साइंटिस्ट गए तो उन्होंने देखा कि यार देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अपना खाना खुद बना लेती है, जस्ट लाइक प्लांट्स। मतलब सो मेनी थिंग जिनको जो फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड होती हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बीइंग। हम क्या करते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करते हैं, आइदर वी आर ईटिंग वेजिटेबल्स, हम फिर बड़े वेजिटेबल्स लें या चिकन लें या कोई भी फ्लैशी चीज लें, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ऑर्गेनिज्म बेस्ड पे। ठीक है, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। फिर ये उसने साइंटिस्ट ने एक और चीज भी देखी कि भाई अब काफी लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो दिखते नहीं है। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने बोला कि भाई अब इन चीजों को कैसे कैटेगराइज करें। तो फिर इन चीजों को भी तीन ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। भाई एक में सिर्फ हम प्लांट्स पढ़ेंगे, एक में हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे, एक में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे जो कि दिखते नहीं है। इज दैट क्लियर। अब होगा क्या कि सपोज इफ वी आर स्टडिंग प्लांट्स, ठीक है, अगर हम प्लांट्स को पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के सेंस में यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्लांट्स के हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ लेंगे, हम ट्रांसपायरेशन पढ़ लेंगे, गटेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे, मतलब ये प्लांट्स की हम ये चीजें पढ़ेंगे अगर हम बॉटनी की बात करें तो। जूलॉजी में क्या होगा, एनिमल्स की, मतलब एनिमल्स की हम ये चीजें देखेंगे, ग्रोथ एनिमल की कैसे हो रही है, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है एनिमल, न्यूट्रिशन क्या है एनिमल की, एनिमल के अंदर प्रोसेसेस कौन से हो रहे हैं। क्लियर। इन द सेम सेंस जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करेंगे तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की जो ज्यादा डिटेल है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री के तीन फीचर हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, अगर कहीं पर भी आप किसी चीज को रख रहे हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ऑब्जर्व अराउंड यू, आप कहीं पर भी अभी रूम में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, मेरा लेक्चर अभी सुन रहे हो, तो आप अपने आसपास देखें कि आसपास आपके पास कौन कौन से मैटर है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे एनालाइज करें मैटर क्या है, तो अब ये चीज आप देखें कि कौन कौन सी चीज ने कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है। ठीक है, तो वो हो जाएगा मैटर। अच्छा, अब एक और चीज आप मैटर में देखोगे कि भाई उसका कुछ ना कुछ
वेट होना चाहिए, मास होना चाहिए। मास तो होगा ऑब्वियसली, मैटर है, जगह तभी गिरेगा जब उसके अंदर मास होगा। वेट होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये चीजें दोनों जब आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। क्लियर? सपोज टेक एग्जाम्पल ऑफ योर कॉपी। अब मैटर आपको समझ में आ गया। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि भाई अब मैटर की हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। मैटर की हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, मैटर के हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैटर का हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोई भी मैटर ले लें, कंपोजिशन से मुराद वो मैटर बना हुआ किस चीज से है, भाई इस मैटर के अंदर क्या चीज है, ठीक है। सपोज टेक एग्जाम्पल योर पेपर, कॉपी है, कॉपी का आप पेपर निकाल लें, ठीक है। अब पेपर क्या है, मैटर है, भले ही उसका कैसा भी शेप है, कुछ भी है, वो एक मैटर है, भले ही उसका वेट जो है वो बहुत कम हो, ठीक है। अब मैटर हमारे पास आ गया, अब इसकी कंपोजिशन देखें भाई ये किस चीज से बना हुआ है। जब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे पेपर की तो हमें पता चलेगा भाई पेपर बना हुआ है वुड से, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ है पेपर। अच्छा, फिर जब ज्यादा डिटेल में जाएंगे भाई लकड़ी के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसमें से ये पेपर बनता है, उसके लकड़ी के अंदर मौजूद होता है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेल्यूलोज के अंदर होते हैं एलिमेंट मौजूद। क्लियर? इसी तरीके से हर चीज का जो है वो अलग अलग कंपोजिशन है, ठीक है। टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, पानी, ठीक है। अब पानी क्या है, मैटर है, भले उसका स्टेट डिफरेंट है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है, लेकिन मैटर तो है। अब पानी जब मैटर है, अब पानी की कंपोजिशन क्या है, H2O, ठीक है। मतलब इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हमने क्या किया, अब पानी की कंपोजिशन देख ली कि पानी बना हुआ किस चीज से है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर, पानी का स्ट्रक्चर कैसे है। चलो वो तो लिक्विड है, उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का हम कैसे पता चलेगा भाई प्रॉपर्टीज होती क्या है। प्रॉपर्टीज बेसिकली हम तब देखते हैं किसी भी चीज की जब हम उसको किसी और चीज के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर किसी चीज की प्रॉपर्टीज मालूम करनी है आपको तो आप उसको किसी और चीज के साथ रिएक्ट करें, आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। क्लियर? अच्छा, अब वाटर की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होगा भाई, अब वाटर को अगर हम हीट पे रखते हैं, अब हीट क्या है, वो एक अलग मैटर है, गैसियस मैटर है। हमने क्या किया, अगर वाटर को हम उस पर हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, धुएं में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टीज। इसके बाद अब आते हैं केमिस्ट्री की थोड़ी डिटेल में कंपोजिशन बेस पे, ठीक है। ये कंपोजिशन बेस पे जिसमें हम कहते हैं व्हाट इज इनसाइड द मैटर, मतलब वो चीज किससे बनी हुई है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बेटा हर चीज जो है वो बनी हुई है एलिमेंट से, ठीक है। हर चीज एलिमेंट से बनी हुई है। केमिस्ट्री के अंदर 118 नॉन एलिमेंट हैं, मतलब अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अलग अलग चीजें बनाते हैं। सपोज अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हर चीज जो है ऐसी इसी जो है 118 एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से चीजों से बाउंड होके नई नई चीजें बनाते हैं, ठीक है। फॉर योर नॉलेज आप क्या करें, कोई भी चीज लेके आप गूगल जाके करें कि भाई व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्लॉथ। अब अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, उसकी आप गूगल पे का केमिकल कंपोजिशन देके आपको पता चल जाएगा। और उसके अंदर जो भी केमिकल कंपोजिशन है चीजें मौजूद होंगी वो होंगी 118 एलिमेंट्स से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 118 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके लिए आपको जो है यू हैव टू गो थ्रू पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या है, एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि एक सीरीज में लिखे हुए होते हैं along with their atomic number, atomic mass and their properties,
उसमें आपको पता चल जाएगा ये 180 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को आप एक टैब में खोलें, दूसरे टैब में आप किसी भी चीज की कंपोजिशन देखें, आप जब उसको मैच करोगे वो सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे। क्लियर? दिस इज हाउ थिंग्स आर मेड, एंड केमिस्ट्री में हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, कोई चीज किस चीज से बनी हुई है। देन वी हैव फिजिक्स। फिजिक्स क्या है भाई? फिजिक्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। भाई मैटर का तो हमें पता चल गया कि भाई ये मैटर है, मैंने आपको बताया एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की जो सलाहियत है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का मैटर है, उसके लिए एनर्जी भी उसी तरह की यूज होगी। क्लियर? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन इज काइनेटिक एनर्जी, अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी प्रेजेंट इन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है उसके पैटर्न ऑफ मोशन पे, वो लीनियर मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है, रोटेटरी मूव कर रहा है, या वाइब्रेटरी मूव कर रहा है। ठीक है, ये हम फिजिक्स जब फिजिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिक्स के जब लेक्चर्स करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगी कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है और उसके कौन कौन से तरीके से जो है वो मैटर या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, देन वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी चीज को आप अपने हाथ में रखें और रेज करें, ठीक है, जमीन से जो है ऊपर उसको होल्ड करें, तो आपके हाथ पे एक फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और आपका हाथ जो है वो मतलब उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा होगा, मतलब उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप उस चीज को एक पोजीशन पे पकड़ के रखे हुए हो। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम्पल बेस्ड पे करेंगे। अभी बस आप ये समझे कि एनर्जी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और मतलब क्या क्या चीजें बेसिक हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, दैट विल बी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन डिटेल। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये मोस्टली स्प्रिंग और रबर वगैरह में होती है। मतलब इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, किसी भी चीज को आप स्ट्रेच करो, जब आप छोड़ोगे तो वो आपकी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, जब तक वो स्ट्रेच रहेगा उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब स्टोर हुई भी होगी जब तक आप उसको पकड़ के बैठोगे। देन वी हैव केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो मतलब चीजों के अंदर केमिकल बेस पे सेव्ड होती है, स्टोर्ड होती है। ठीक है, देन वी हैव न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह में होती है, एटॉमिक बम वगैरह में होती है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बताया कि अलग अलग मैटर जो है अलग अलग एनर्जी को रिक्वायर करते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑटोमोबाइल रिक्वायर पेट्रोल और सीएनजी। अब ऑटोमोबाइल ऐसे मैटर हैं जिसको पेट्रोल और सीएनजी की जरूरत है वर्क करने के लिए। हम उसको जो है आजकल तो इलेक्ट्रिक भी व्हीकल आ गई हैं जो मतलब इलेक्ट्रिकल पावर पे जो है वो मूव करती हैं। ठीक है, हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव होम अप्लायंसेस रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घर की जो चीजें हैं लाइक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एसी, अपार्ट ऑफ दिस और सारी चीजें, फैन, ट्यूबलाइट्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या हैं? होम अप्लायंसेस में आती हैं। ठीक है, अब इनको जो चीज चाहिए दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आफ्टर दैट फूड रिक्वायर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। भाई हमारे जो फूड के अंदर एनर्जी मौजूद होती है दैट इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव एक्सरसाइज रिक्वायर्ड मैकेनिकल एनर्जी। हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, वहां पर जो हम एनर्जी यूज करते हैं दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आपको जो भी बात समझ नहीं आई या कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन आस्क
Okay, now let's study about the importance of the subject, the importance of biology, physics and chemistry. Why do we study these things? हमें क्या जरूरत है ये चीजें पढ़ने की? यहाँ so biology enable us to better understanding how the human body function. ये हमें हेल्प करती है कि हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से काम करती है. ठीक है. बायोलॉजी enable us to find क्योर ऑफ डिजीज हमारे जो मतलब ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में जो डिजीज होती हैं उसको क्योर करने के लिए जो है हमें बायोलॉजी हेल्प करती है कि भाई ये डिजीजेस कैसे खत्म हो, ये बीमारी कैसे खत्म हो. सेविंग इंडेंजर स्पीशीज विच आर ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन. अच्छा, इंडेंजर स्पीशीज क्या होती है? कुछ कुछ एनिमल्स जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म कर रहे हैं, लाइक फॉर द सेक ऑफ उनकी जो है लाइफ टाइम या उनकी प्रेजेंस जो है वो एक्सटेंड करने के लिए हमें बायोलॉजी हेल्प करती है कि भाई हम ऐसे एनिमल्स की एग्जिस्टेंस को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक ऐसे एनिमल्स को किस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि हर एनिमल की अपनी एक इम्पोर्टेंस भी है. सो बायोलॉजी एनेबल अस अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम. बॉडी के प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हमारी सराउंडिंग के प्रॉब्लम्स, उसको जो है समझने में जो है हमें बायोलॉजी हेल्प करती है. ठीक है. अच्छा, अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट और लिविंग थिंग के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है उसको समझने में बायोलॉजी हेल्प करती है. अप्रिशिएट द डाइवर्स वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स. अब डाइवर्स वैरायटी मतलब वैरायटी बोलते हैं किसी भी चीज़ के एग्जाम को. लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे एग्जाम है, आपको प्लांट्स में बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे. अब आपको वो पता, बायोलॉजी पढ़ने के बाद आपको इसके बारे में पता चलेगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द different uses, different benefits of the different plants, different animals and different organisms present on earth or different regions. Then we have physics. What is physics? भाई physics की हमने definition पहले पढ़ लिया. अब देखते हैं इसकी importance क्या है. Physics is an important subject to understand concept of engineering and technology. सबसे जो बड़ा यूज फिजिक्स का है वो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में. I must say that machinery जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, that is the application of physics. Experiment in course of practical physics are designed to achieve definite quantitative result. क्या होता है? प्रैक्टिकल फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें क्वांटिटेटिव मतलब एक एक्यूरेट रिजल्ट्स का पता चलता है कि भाई कोई चीज़ किस तरीके से बन सकती है. A laboratory experiment offers an opportunity to students to familiarize themselves with various instruments which they read in theory and this find application in industry, engineering and everyday life. ठीक है. अब ये क्या करता है कि फिजिक्स की एक और एप्लीकेशन है डेली बेसिस पे, जो कि मैंने आपको अभी प्रीवियसली हमने फिगर्स की बात की इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक, फैक्ट्स और फिगर्स की बात. उसमें जो फिगर्स में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई और उसके लिए मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए. मीटर रूल हो गया, बैलेंस हो गया, थर्मामीटर हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया. तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फिजिक्स की एप्लीकेशन से बने हुए हैं. फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स हेल्प स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइंस. साइंस की नेचर समझने में जो है फिजिक्स हेल्प करती है कि भाई साइंस और क्या क्या चीजें हमें बताना चाहती है. Okay, now let's understand about the importance of chemistry. Chemistry के importance क्या है? Chemistry के importance in cooking क्या है भाई? Chemistry explains how food changes as you cook it, how it rots, how to preserve food, how your body uses the food yet to eat, and how ingredients interact to make food. अच्छा, कुकिंग में भाई केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन है? भाई केमिस्ट्री में कुकिंग की ये एप्लीकेशन है कि भाई आप किस तरीके से फूड को कुक करते हो. ठीक है, चलो ये कुक तो कर लिया जो हम खाते हैं. आफ्टर दैट हाउ फूड रोट्स. रोट्स मतलब खराब हो जाना या सूख जाना या उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाना. ठीक है. अब
क्या करते हैं कि भाई हाउ टू प्रिजर्व फूड, भैया फूड को जो है खराब होने से हम कैसे रोक सकते हैं, दिस इज प्लस पॉइंट। ये चीज हमें केमिस्ट्री की मदद से समझ में आएगी कि भाई हम फूड को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, कौन से फूड को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। हाउ योर बॉडी यूजेस द फूड यू ईट, मतलब हमारी बॉडी जो है वो जो भी हम फूड खाते हैं हमारी बॉडी में वो किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। एंड हाउ इंग्रेडिएंट्स इंटरेक्ट टू मेक फूड, फूड के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करके फूड बनाते हैं। Then we have a second aspect of chemistry, that is cleaning. Part of the important chemistry is it explains how cleaning works. You use chemistry to help decide what cleaner is best for dishes, laundry, yourself and your home. अच्छा, अब क्लीनिंग में क्या होगा कि भाई क्लीनिंग केमिस्ट्री हमें जो है वो ये समझने में हेल्प करती है कि भाई कौन कौन सी चीज को साफ करने के लिए क्या क्या केमिकल्स जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जिस केमिकल से हम डिशेस को साफ करें उन्हीं केमिकल से जो है फिर हम अपनी बॉडी भी यूज करें, को बॉडी भी साफ करें या कोई भी नहीं। हर चीज के लिए एक अलग अलग डिटर्जेंट, अलग अलग सोप और अलग अलग कंपोजिशन के मटेरियल्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अब कपड़े धोने के लिए अलग अलग साबुन होता है, तो दिस इज लाइक इसी पैटर्न में जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो बनती हैं फॉर द सेक ऑफ particular purpose. You use chemistry when you use bleaches and disinfectants, even ordinary soap and water. How do they work? That's chemistry. The third aspect of chemistry is medicine. By medicine, one of the most important part of curing for disease, बीमारी को खत्म करने के लिए जो सबसे अहम जो किरदार होता है वो मेडिसिन का ही होता है, of course. You need to understand basic chemistry so you can understand how vitamins, supplements and drugs can help or harm you. Part of the importance of chemistry lies in developing and testing new medical treatment and medicine. अच्छा, मेडिसिन को समझने के लिए आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है कि भाई अब जाहिर सी बात है फॉर वन डिजीज अगर हम कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके साइड इफेक्ट्स का भी हमें पता चले कि भाई उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कहीं वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, ऐसा तो नहीं है कि लेने के देने पड़ जाए, ठीक है। मेडिसिन को डिजीज को क्योर करने के चक्कर में फिर हम और भी जो है वो पीछे हेल्थ हमारी पीछे चली जाए, सो इसलिए भी जो है केमिस्ट्री हमें हेल्प आउट करती है। अच्छा, नई नई चीज़ों या नई नई डिजीज को जो क्योर करने में जो है उसके लिए भी डिफरेंट केमिकल्स को आपस में टेस्ट करना पड़ता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी में बैठ के, तो फिर उससे हमें पता चलता है कि भाई किस तरीके से कौन सी चीज़ को क्योर किया जाए। The last aspect of chemistry is environmental issue. Environmental issue, just like chemistry is at the heart of environmental issues. What makes one chemical a nutrient and another chemical is a pollutant? How can you clean up the environment? What processes can produce the things you need without harming the environment? अच्छा, let me tell you that environmental chemistry की ये application है, ठीक है। कि एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा कभी भी जो खराब होता है वो केमिकल्स की वजह से होता है और उसको इम्प्रूव भी केमिकल्स की मदद से किया जा सकता है, ठीक है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के तौर पर यूज होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो पॉल्यूटेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है केमिस्ट्री को पढ़ के हम नई नई चीज़ों को जो भी फेस कर सकते हैं। This was all about the basics of science, its definition, its elaboration, its branches, and the importance of the different branches of science. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. Thank you so much for listening. Do subscribe the channel. Do share it with your friends and family. If you have any question, kindly ask in the comment box. Take care.